कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. तारड़ साहब आज पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए हैं। आपने भी पाकिस्तान को एक बड़े जिसे कहते हैं ना जब इट वाज़ वेरी यंग कंट्री था तो तब से आपने पाकिस्तान को देखा है। आपने ये जो पिछले 75 साल हैं, इसमें पाकिस्तान को कैसे देखा? आपकी नज़र में आज भी ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है ना दैट इज़ अ सिक मैन ऑफ साउथ एशिया। ये आपकी नज़र में ये जो स्टेटमेंट है, ये ठीक है? हमें जो दुनिया कैटेगराइज़ कर रही है, 75 साल बाद हमें ठीक कैटेगराइज़ कर रही है? और आपने क्योंकि वो पंजाबी कहते हैं हड्ड बीता ते जग बीता। आपके तो हाथों से हर चीज़ गुज़री है, आपने हर दौर को देखा है। ज़रा हमारे व्यूअर्स की को ज़रा बताएँ, हमें एजुकेट करें कि ये आपने कैसे ये जो पाकिस्तान को 75 साल में देखा है? सर। चीमा साहब, आपने जो सबसे पहले जो स्टार्ट मुझे जो एक दिया है कि हाउ टू डिस्क्राइब कि हम किस तरह सिक मैन ऑफ साउथ एशिया बने, तो इसके बारे में जो मेरी राय है मैं शुरू से बताना चाहूंगा। कई चीजें तो मैंने खुद देखी ज़ियाउल हक के दौर से आगे, आई वाज इन कॉलेज माई सेल्फ आफ्टर दैट। लेकिन उससे पहले भी चीजें कुछ सानिया मशरकी पाकिस्तान भी, मैं छोटा था उस वक्त, वो भी कंफ्यूजन देखा मैंने। अहमदी तहरीक भी अपने आंखों के सामने देखी और उसके बाद कई चीजें देखी। लेकिन मैं देखें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं बताना ये चाहूंगा कि हमारी कंफ्यूजन्स क्या है 1947 से आज तक। हम सिक मैन, मेरा ख्याल है फिजिकली सिक नहीं है, साइकोलॉजिकली ज्यादा सिक है। अब वो कंफ्यूजन्स क्या है 1947 में, जब हमने जो हमारे लियाकत, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आपकी डायरेक्शंस लियाकत अली खान साहब किस तरीके से अमेरिका के दौरे पर आए और किस तरीके से उसी दौर में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि सोशलिज्म जो रशिया में था इस एंटी इस्लाम। सबसे पहला कार्ड हमने मजहब का वहां इस्तेमाल किया। हमारे लियाकत अली खान साहब भी मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर गए थे। उन्होंने आके कहा अमेरिकन से आके 1947 में कि हम जो हैं वो सोशलिज्म डजंट सूट आवर वैल्यूज और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि वी फाइट अगेंस्ट सोशलिज्म। अब ये पता नहीं बजा है या नहीं बजा। उनके साथ जो हमला आया था, उन्होंने जब अमेरिका के दौरे पे आया तो मैंने किसी आर्टिकल में ये भी पढ़ा था, किसी बुक में, कि उन्होंने कहा था कि हमारे बहुत ज्यादा मुहाजिरीन भारत से आए हैं, हमारी माली मदद भी की जाए। पहला कंफ्यूजन ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में आज तक हमें नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद दूसरा कंफ्यूजन है कि आइदर हम सेकुलर हैं या इस्लामिक स्टेट बनाई है। हमने जमहूरियत किस किस्म की, कायदे आजम जो फाउंडर थे उनके ज़हन में जमहूरियत के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। मेरे ख्याल में जो मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, खासकर एक आपके कायदा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अलियान न्याज साहब हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उनके एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि वो कायदे आजम वॉज इन फेवर ऑफ पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी। फिर हमने कायदे आजम के उन चीजों को किस तरह जो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो आज तक पहले कहता था टू नेशन थ्योरी क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, ये सारी चीजें। फिर पार्टीशन के ऊपर कंफ्यूजन थे कि पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा मुसलमान भारत में बैठे हैं। फिर पार्टीशन की आप हालत देखें, कभी आपने जिंदगी में कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा होगा कि उसका एक हिस्सा जो है वो दुनिया के दूसरे कोने में है और वो उनकी उनकी कल्चर ही डिफरेंट है, उनकी जबान डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। और मैं समझता हूं जाती तौर पे कि आप 1947 से ही उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 60s में तो आपने ओपनली बातें करना शुरू कर दी थी कि बंगालियों को अलग किया जाए। दे आर बर्डन ऑन वेस्ट पाकिस्तान। अब उससे आगे चलते हैं, उससे आगे चलें, जब शुरू हुआ तो ब्यूरोक्रेसी, खासकर पढ़े लिखे लोगों का फुकदान था, तालीम नहीं थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़ी जो ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हर 4-4 6-6 महीने बाद आपका प्राइम मिनिस्टर चेंज होता था। आज के गिवन सर्कमस्टांसिस की बुनियाद जिन्होंने रखी है, उसकी बुनियाद सिकंदर मिर्जा और अयूब खान ने रखी। अब मैं जब अयूब खान की तरफ मैंने नाम ले दिया है एक मिलिट्री जनरल का जिसने आके बड़ा अरसा रूल किया, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ ये भी बताना पड़ेगा कि आर्मी का माइंडसेट और ये इसकी बुनियादें कहाँ से मिलती हैं। इसके बारे में मैंने कई चीजें पढ़ी हैं, ये आज की नहीं है। ये मुगल दौर से आर्मी जो थी उसका डायरेक्ट रोल जो है हमारी सोसाइटी में, और बिलखसूस महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इसका ज्यादा रोल बढ़ गया था। और सबसे पहला इसमें जो माइंडसेट ये था कि जब अफवाज को टैक्स कलेक्शन के लिए यूज किया जाता रहा माजी में,
तो एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका था कि पाकिस्तान इस एरिया में ये जो एक मिलिट्री माइंड जो होता है टू डायरेक्टली कम इनटू द पावर, एग्जेक्टिव पावर। अब उससे अगले दौर में हम चलते हैं तो हमारा थोड़ा सा उसमें बेहतरी आई। 5 साल तरक्याती मंसूबे बनते रहे, डैम बनाए गए, मंगला डैम, तरबेला डैम, तरक्याती काम होते रहे माजी में। और उसके बाद एक ऐसा एक सिस्टम क्रिएट हुआ, रूलिंग एलीट जो है वो बनी। और रूलिंग एलीट मैं डिफाइन थोड़ा सा करना चाहूंगा। रूलिंग एलीट एक तबका नहीं है पाकिस्तान का। रूलिंग एलीट मैं उसको कहूंगा कि जिसके पास कोई इख्तियार है, अनलिमिटेड इख्तियार है, और उसके पास एक लाइसेंस टू किल है, और उसको वो इट इज जिस तरह वो अभी भी पाकिस्तान में समझते हैं दे आर ब्रिटिश, दे आर वॉइस राइट स्टाइल। हमारे कवानीन जो है 18वीं सदी के लिखे हैं, हमारे प्रोटोकॉल भी सारे 18वीं सदी के। हम वो गुलामाना सोच से आगे बढ़ ही नहीं सके। और उसके बाद हमने जमहूरियत के साथ तजर्बे शुरू कर दिए। अब वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग तजर्बा जो था वो भुट्टो साहब का था। उन्होंने एक अमीर आदमी का बच्चा, फॉरेन एजुकेटेड, रूलिंग एलीट का हेड सरदार, उसने गरीब आदमी की बात करनी शुरू कर दी। उसने चाइना का मॉडल जो है वो उसको मिक्स करना शुरू कर दिया, आपके इस्लाम और डेमोक्रेसी। और उसने जाके चाइना की साइकिल देने शुरू कर दिए उसने अपने वर्कर्स को। उसने मौजतों की टोपी ले आया पहन के। उसने एक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि एक अमीर तरीन आदमी जो है पाकिस्तान का, बाहर का पड़ा हुआ, वो बात कर रहा है इक्वल राइट्स की। रोटी कपड़ा मकान की उसने ऐसी बत्ती दिखाई है कि अब जरदारी साहब जो भुट्टो भी नहीं है लेकिन आज तक वो इलेक्शन जीत रहे हैं उसकी बेस। अब उसको हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने कि जेन में खौफ एक ऐसा पड़ गया उस पार्टी का कि उसको काउंटर करने की तैयारियां शुरू कर देगी। अब उसको काउंटर करने के लिए चाहे नवाज शरीफ बनाया जाए या एमक्यूएम बनाई जाए, वो आज तक वो चल रहा है काम, उसी की बाकियात अभी चल रही। फिर एक हमारी जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उनके जेन में ये था कि हमने ट्रेन करनी है। उनका रोल अयूब खान के बाद खत्म हो ही नहीं सका। उन्होंने ही मराद देने की उन्होंने, मैं समझता हूं आज जो कुछ भी हो रहा है, टोटल माइंडसेट स्टार्टेड फ्रॉम अयूब खान पीरियड। अब अयूब खान एक ऐसे, उनकी किताबें पढ़ी जाए, उनका मिलिट्री बैकग्राउंड पढ़ा जाए, उनका पार्टीशन से पहले का उनका अपना देखा जाए दौर, उन्होंने किन किन कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा लिया, उनके हमारे कायदे आजम फाउंडर की उनके बारे में क्या ओपिनियन थी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कौम को चाहिए रिसर्च करें, देखें कि हमारे आज की रूलिंग एलीट का जो फोर फादर था, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज एंड व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशन ही हैज लेड फॉर पाकिस्तान, जिसको हम आज भी सफर कर रहे हैं। आज मैं उसको तनाजुर को जोड़ने की कोशिश करूंगा कि आज अब वो कहते हैं कि अब उन्हीं को हमारे जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इस वक्त जो लोग हैं, उनके बारे में कोई उनको न्यूट्रल्स कह रहे हैं। अब उनको कुछ कह रहा है, कोई उनको कहता है ये जानवर हो जाते हैं। आज वही उन्हीं लोगों को वो कोई मीर जाफर बना रहा है, लेकिन वो सारा इस चीज का फाउंडर जो था, ही वाज अयूब खान, इन कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस कराना। अब उसके बाद मैं अगले स्टेज पे जाना चाहूंगा। पाकिस्तान की जो आज का मसला है, आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, इसको मैं सबसे बड़ा जो एक पाकिस्तान के नेबरहुड में, इसके हमारे पड़ोस में जो हादसा हुआ, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जड़ें उसने खोखली की अफगानिस्तान की वजह से डॉलरों की बारिश ने। हम आज तक उस बारिश का इंतजार कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि डॉलर गिरे इतने थे पाकिस्तान में। डॉलर इतने आए थे कंटेनर्स में, तो हम उनको भूल नहीं पा रहे। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा भुट्टो साहब से थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा। इलेक्शन होते रहे, लेकिन हमारे सियासतदान, और देखा जाए कोई भी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। हर इलेक्शन को रिग किया जाता है, अपनी मर्जी से कैंडिडेट को लाया। और अगर मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये कहूं कि जब वोट लोग डालें किसी को और जाएं कहीं, ये आपके एक सोसाइटी को, एक फंडामेंटल्स ऑफ योर सोसाइटी एंड सॉवरेंटी एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसको इतना बड़ा लॉस होता है जिसकी हद को नहीं। आपके कौम जो है मफलूज होकर रह जाती। आपकी इस एक्सरसाइज को बार बार इस्तेमाल किया गया। लोग अपना राय दही, अपना जमहूरियत वोट देते हैं, लेकिन वो वोट जाते कहीं और। आपके अमले को अभी रिसेंटली जो सियालकोट में डस्का का इलेक्शन था, लोग उठा लिए गए, पूरे का पूरा अमला एक रात रखा गया और सुबह कहा गया कि धुंध बहुत थी और उनके सेल फोन बंद थे। ये मिसाल आज की, 20 लोगों को उठाया गया था। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये
ये जो आप कह रहे थे सिक मैन ऑफ साउथ एशिया, तो ये फिर अब यही होगा जो सिक मैन होगा कि अवाम बेचारे निकलते हैं बार बार, अवाम ख्वाब देखते हैं तब्दीली का, अवाम चाहते हैं कि हम भी कोई सिविलाइज मुल्क बने, हमें करप्शन से जान छुड़ाई जाए, लेकिन बेचारे कैदी बन के रह चुके हैं, कैदी में देखे ना। अब डस्के से जब 20 लोग निकल के बैठे हों बाहर, डब्बे अपनी मर्जी से चल रहे हों। अब मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन की चीजें पढ़ रहा था, वो कहते हैं जी कि जो मशीनें लाई जाए वो भी हमारी मर्जी की हो, जो हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे वहीं से मशीनें ली जाए, हम जिस तरह ईवीएम कहेंगे उस तरह की लाई जाए। तो ये एक ऐसा एक माइंडसेट तैयार हो चुका है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीडरों से, बल्कि लीडरों से, उनके जेहन में, अच्छा आपने सिस्टम को इतना अरसा एक दूसरे के साथ क्लैश किया है कि इस वक्त आपकी अदलिया भी सियासत में है, सियासत डिक्टेटरशिप में जा रही है, आर्मी को घसीट के आपने सियासत में ले आए, हर अदारा एक दूसरे के साथ इंटरमिंगलिंग कर रहा है और उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा उसमें आगे चलते हैं। जब मैं बात कर रहा था कि अमीर तरीन आदमी ने गरीब आदमी की बात की, उसके बाद अफगानिस्तान में रशिया आया, हमारी लॉटरी निकली, डॉलरों की बारिशें शुरू हुई, और जो खासकर आज जिस हालात में खड़े हैं उस पर मेरे मेरे मैं जो छोटा सा उसको सम अप करना चाहूंगा कि एक प्री अफगानिस्तान पीरियड, फिर रशिया आफ्टर लीविंग अफगानिस्तान, एक दूसरा पीरियड, उसामा बिन लादेन का मिलना पाकिस्तान से, ये सारी चीजें, और उसके बाद सितंबर 11 चीजें, और उसके बाद इस वक्त कहां खड़े हैं, अब हम चाइना का दौर नया शुरू हो चुका है इस वक्त, क्योंकि इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, और उनका सोल टारगेट इस वक्त चाइना है, और उस चाइना में हमारा क्या रोल है, होगा, नहीं होगा, क्या होगा, दैट इज व्हाट द इशू ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डील विद इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली योर स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग वाज एब्सोल्युटली राइट, दैट पाकिस्तान हैज बिकम अ सिक मैन ऑफ साउथ एशिया, और उसमें एक जो खतरनाक एलिमेंट है, दैट सिक मैन इज एटॉमिक पावर। बिल्कुल सही है तार साहब, क्योंकि हम 75 साल की बात कर रहे हैं। 75 साल में तार साहब जो पाकिस्तान की जो शनाख्त थी, जैसे हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, किसी मुल्क की भी आइडेंटिटी, कभी भी लोगों से मुलाकात का इत्तेफ़ाक हो तो आपने भी देखे, पूरी दुनिया ने देखा, पिछले 40 साल में अगर 2022 में 21 में अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है, तो आप चले जाएँ जहाद अफ़गानिस्तान से। दुनिया ने तारड़ साहब 40 साल तक पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखा है कि ये वो मुल्क है जिसके साथ अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे सोवियत यूनियन आ जाएगी, वहाँ तालिबान बनाएँ, फिर उनको ख़त्म करें। और अभी 2 75 साल के बाद आज तारड़ साहब जिस तरह आपने मेंशन किया, दुनिया पाकिस्तान को चाइना के लेंस से देखना चाह रही है कि जी देखें ये वो मुल्क है जिसने जो चाइना जिसने अपने सारे जो अंडे हैं वो चीनी बास्केट में डाल दिए। ताड़ साहब फिर पाकिस्तानी शनाख्त कहाँ गई? हम क्यों अपनी वो शनाख्त डेवलप नहीं कर पा रहे, या हम क्यों जो है इस ग्रेट गेम का हिस्सा भी हैं और ग्रेट गेम से हम बाहर भी जाना चाहते हैं। अभी अमेरिकन्स हमें कहते हैं जो है वो आप हमारी तरफ आएँ, चाइनीज़ हमें कहते हैं हमारी तरफ आएँ, हम कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हमारी कोई बात सुनता नहीं है। क्या हम अपने आप को इस पोज़ीशन में ला सकेंगे कि अगले 20, 30 साल, 40 साल जब चाइना का राइज़ है, पूरी दुनिया कह रही है, हमें चाइनीज़ लेंस से ना देखा जाए, पाकिस्तान का कोई लेंस हो। डॉक्टर साहब ये हमारी शिनाख्त के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए ये बड़ा अहम चीज़ है। इसको आप कैसे देखते हैं? पार्टिकुलरली सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी? चीमा साहब एज ए वॉशिंगटन डीसी बेचारा यहाँ क्या करे, वो तो इस वक्त टोटली इंडिया की झोली में बैठा है वॉशिंगटन डीसी। अब एज ए पाकिस्तानी मैं इसको उसके बारे में एड्रेस करना चाहूंगा कि आप खुद पाकिस्तानी पाकिस्तानी बनना नहीं चाहते, आपने खुद आज तक अपनी आइडेंटिटी और कौमियत के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। मैं गला फाड़ फाड़ के कहता रहा हूं कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपके अंदर नेशनलिज्म ही नहीं मौजूद तो दुनिया क्या करेगी? अब एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी ना बनना चाहे तो अमेरिका क्या करेगा, चाइना क्या करेगा? आपके लीडर, सारी रूलिंग एलीट कहां से आती है, कहां जाती है? आपके रिटायर ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रिटायर होकर कहां जाते हैं? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। अब आज मैं 1 मिनट की कंफ्यूजन बताना चाहता हूं, आज आप कहां खड़े? आज एक हमारी द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान, हर जलसे में वो कहता है कि मैं हकीकी आजादी अमेरिका की गुलामी से अच्छा है पाकिस्तान बनता ही ना। हर बार वो जेब से लेटर निकालता है
अब मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि आप कहां खड़े। उसका एक चीफ मिनिस्टर सूबा सराद का मिलता है, उसको अलग कमरे में ले जाके उसको अमेरिकन एम्बेसडर से बात कराता है, 36 गाड़ियां लेता है, तोरखम लेके जाता है जहां रोड बनाई है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब का उससे मिलता है, उसको क्लैरिफिकेशंस पेश करता है, आपके मैसेज पहुंचाता है। फिर आप $25,000 पर महीने की लॉबी फर्म अमेरिका में हायर करते हैं, लेकिन हर जलसे में कौम को कहते हैं, बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें हकीकी आजादी दूंगा, अमेरिका के गुलाम नहीं हम बनेंगे। तो इसमें अगर आप मुझे यह बताएं कि जब आपकी लीडरशिप, आपकी रूलिंग लीड ही आपके साथ मुखलिस नहीं है, वो ही कंफ्यूज्ड आपको कर रही है, जलीलो ख्वार करने का प्लान है, आप मनी हंगरी हैं, आप पावर हंगरी हैं, आप कुर्सी हंगरी हैं, और उसके लिए आप चाहे कहते मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो जब ये सोच होगी, अगर 1 मिनट के लिए सोचा जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज या नेशनलिज्म के हवाले से सोचा जाए, तो इन लोगों को अपोजिशन में बैठ के इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इनको 9 सीटों से इलेक्शन लड़ना ये मुहिब वतनी है। इस्लाम आपको कह रहा है कि एक गरीब कौम का 8-8 करोड़ पर सीट का इलेक्शन जो है वो जाया किया जाए, ये अवाम कह रहे हैं। और मैं उस पर छोड़ें इस बात को, वो भी कहते 13 अगस्त को बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, करोड़ों लगेंगे फाइनेंसर, ये तो सारे फाइनेंसर दे रहे हैं ना, कौन सा किसी की जेब से लग रहा है, करोड़ों रुपए लगेंगे। किसी ने आज तक कहा चलो बलूचिस्तान चले, वहां दुनिया धूप में बैठी है, बगैर पानी के, बगैर खाने के? किसी ने कहा? इस्लाम ये कह रहा है आपको, आपकी कौमियत आपको ये सिखाती है। मैं कहता हूं आज अगर मैं पाकिस्तान में होता, मैं जाके वहां टेंट में बैठ जाता, जल से ही बलोचिस्तान में करता, मैं जाके, मेरा कद काठ और बड़ा हो जाना था। लेकिन सोच है, सोच की बात। लाहौर में करेंगे, हेलीकॉप्टरों में आएंगे। मैं हैरान था कि मैंने आपको कहा था कि परवेज लाई साहब, एक तो उनका मैं तो कंफ्यूज था कि उनका इंटरव्यू सदर ने लिया, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का हेड नजर आता है, उनका होना चाहिए पंजाब के गवर्नर कुछ है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद जाना पसंद नहीं किया, बाई रोड जहाज पे गए, वो भी मलक रियाज के। इन लोगों के होते हुए आप सोच सकते हैं पाकिस्तानियत, कौमियत कहीं पहुंचेगी? और इनके जाती तौर पे बताऊं आपको, लोकल बैंकों में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते ये लोग। इनके तो अकाउंट भी सारे फॉरेन बैंकों में होते हैं। इन्वेस्टमेंटें करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग अगर इसी तरह चलता रहा है सिस्टम ये, तो 75 सालों में आप अगर सिख मैन बने हैं तो आगे हैंडीकैप मैन बनेंगे आप। अगर आप अभी चल फिर रहे हैं, आगे व्हील चेयर पे हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बचे हैं आप, डिफॉल्ट होते होते बड़ी मुश्किल से बचे हैं आप। डॉलर ने आपके तारे घुमा दिए थे जब 300 का इसकी बात होने शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसमें बात यह ना, दर हकीकत मैंने आपको बताया, मैंने बड़ी हिस्ट्री बड़ी डिटेल से पढ़ी, और खासकर मैं देखता हूं कि इस वक्त वेस्ट आपके बारे में क्या सोचता है। आप कहते हैं 80,000 जाने हमने शहादतें दी, दुनिया वेस्ट ये कहती है आपने पैसे लिए। तो आगे चाइना के साथ भी रिलेशनशिप आपके पैसा बेस है, आपके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, आप में कौमियत नहीं है। कौमियत मैं बताता हूं इस तरह है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर को बिल्कुल बेवकूफ बना दिया भारत ने, वाहिद सुपर पावर को। वी आर द ओनली वन कैन सर्व योर इंटरेस्ट इन दिस रीजन बेटर। और साथ उसको ब्लैकमेल किस तरह करते हैं, S-400 भी ले आते हैं, तेल भी ले आते हैं, ताइवान में भी सपोर्ट नहीं करते, यूक्रेन में भी सपोर्ट नहीं करते। इसको कहा जाता है नेशनलिज्म, इसको कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी, इसको कहा जाता है मुस्तकबिल। उनके प्राइम मिनिस्टर अंदर छुप छुप के अमेरिकन एम्बेसडर से काले काले उनको नहीं करते छुप के, वो बाहर बैठ के बातें करते, क्योंकि उन्होंने जलसों में जाके लोगों को अमर बिल मारूफ और गलत लेटर नहीं निकाल के दिखाने होते। तो ये चीमा साहब, ये इसके लिए जब तक मैं खुद मैं खुद जिस तरह मैंने कई दफा कहा कि आई एम विक्टिम ऑफ दैट, मैं भी इसी ख्वाब का, तब्दीली के ख्वाब का विक्टिम हूं। ख्वाब में हम देखते हैं, अफसोस की बात यह है कि हमारे ख्वाबों को ताबीर देने वाला इंसान मेरे ख्याल में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, सामने नहीं आया। कोई मर्द मोमन जो आया आज तक जिसने कहा कि आओ मैं तुम्हें लीड करूंगा, आओ मैं पाकिस्तान, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, आज तक कोई नहीं। मैंने ये शायद आपको कहा था, ये इस वक्त फंडामेंटल हो चुका है, बेसिक हो चुका है कि आपके आने वाले जो लोग, आप जिनके हाथ, आप तब तक नहीं बच पाएंगे जब तक आपके पाकिस्तानी को ऐसा ना मिले या ऐसे लोग ना आए जिनका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिनके नाम ECL में हो, और वो अपने बच्चों की सिटीजनशिप सामने रखकर आए कि हमारा कोई इंटरेस्ट लंदन में या टोरंटो में या अमेरिका में नहीं है।
तो वो आप जब पाकिस्तानी पाकिस्तानी बनना पसंद नहीं करते, लोग आपको दुनिया किस तरह जबरदस्ती आपको पाकिस्तानी बनाए? ये तो आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी। ये कड़वा घूंट तो आपको ही पीना पड़ेगा कि अपना लीडर कोई लोकल ढूंढे आप। अभी तक तो आप सारे फॉरेन रूलर आपको रूल कर रहे हैं, लंदन से बैठ के आप ऑपरेट हो रहे हैं पिछले, मेरा मकसद है 75 सालों में से आपके मेरा 50 साल। सिकंदर मिर्जा कहां गए थे? आप देखें, आपके तो आपके आधे आपके रूलिंग एलीट की तो कब्रें भी नहीं है पाकिस्तान में। तो आप फिर कहते हैं कि हमारा डायरेक्शन, हमारी 75 साल की हिस्ट्री अगर मुझसे पूछे, मैं अपने आप को एक जख्मी जख्मी पाकिस्तानी समझता हूं। उसकी वजह यह है, आप कोई भी ढंग की 75 साल की हिस्ट्री की किताब उठा के देख लें तो शर्मिंदगी के अलावा क्या है उसमें? मुझे ये बताएं, कोई नेशनलिज्म आज तक किसी ने दिखाया कि देखे मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं जीऊंगा और मैं मरूंगा भी पाकिस्तान के साथ? नहीं है। और हमारे जैसे लोग जो है, हम ब्रेन ड्रेन का हिस्सा है, हम बाहर निकले, मजदूरियां महाजर होकर निकले इस सिस्टम की वजह से। वी वर रिजेक्टेड बाय द पाकिस्तानी सिस्टम। डिग्रियां लेके हमें फॉरेन कनाडा ले जाता है, हमें फॉरेन ऑस्ट्रेलिया ले जाता है, और दूसरे जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो तो वैसे ही तो प्रॉपर्टियां लेके सिटीजनशिप में ले लेते हैं, उनको तो डीलें बनती होती हैं, उनकी डीलों के जरिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये क्या ट्रेजेडी है। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जितनी हम ये एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं, जो हमने 75 साल आपने एक प्रॉपर डिफरेंट जो थे इराज को डिस्कस किया, डॉक्टर साहब इन सारी चीज़ों के बाद तो नेशनल कॉन्फिडेंस जो है, वो मुल्क लूज़ कर जाते हैं। और जब अभी आपने डॉलर की बात की, सिक्योरिटी की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात की, दुनिया हमें अफ़गानिस्तान के लेंस से देखती है। तो एक नेशनल कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर चुके हैं, लीडरशिप को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इमरान खान हमें कहते हैं रियासत मदीना बनाऊँगा, लाहौर में वो आज जलसे में गए हैं, कुछ 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था। रियासत मदीना में और आपके पास ऑफ़िस भी कोई नहीं है और सारा स्टेट प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है। तो मतलब इस तरह का माइंडसेट है। जब स्टेट कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए, तो फिर यहाँ से आगे हम किधर जाएँगे? क्या वे फॉरवर्ड है? कैसे चीज़ों को आप हम ठीक कर सकते हैं तार साहब? आप मतलब फाइनल क्या हमें वे आउट देते हैं? आप मायूस है लोग आपके। मैं बता रहा हूं, मैं ये बिल्कुल आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिन रियासत मदीना में इनकी कैबिनेट 100 बंदों की थी। इन्होंने जितने नॉन इलेक्टेड थे, आपके इनके मशीरों की लिस्ट देखे, रियासत मदीना में ये होती है हालत। रियासत मदीना 12 बजे हेलीकॉप्टर से आती है, 5 बजे वापस चली जाती है। आप जावेद चौधरी का आर्टिकल देखें, एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें करती रही कि आप एमएनए एमपीए से नहीं मिल रहे, खुदारा 1 घंटा जल्दी आ जाया करें। उन्होंने 1 मिनट नहीं अपना इंक्रीज किया। ये सिर्फ रियासत मदीना आपके लिए, मेरे लिए सिर्फ, ये तो किताबें लिखी जाएंगी इस पे। मैं खुद सोच रहा हूँ किताब लिखूं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, इन लोगों को बेनकाब करूं जिनके जो हालात इनके क्या है। लेकिन ये है कि जिस तरह लाहौर में सिर्फ एक रीजन थी लाहौर में जलसा करने की, वहां पे इनकी हुकूमत है, और सिर्फ इनके पास एक ही चॉइस था कि वहां पे इनकी गवर्नमेंट जो है वो पैसा पानी की तरह वहां बहाएगी, वहां पे चीजों को अब्यूज किया जाएगा। सिर्फ ओनली रीजन ये लाहौर गए, और कोई रीजन ही नहीं थी। लेकिन देखे ना, आप क्या ख्याल है, ये नेशनल इंटरेस्ट में था? नेशनल इंटरेस्ट में था कि लाहौर जाके इतना बड़ा जलसा किया जाए। ये कितना खूबसूरत इंसान लगता, कहता कि जितना जलसे पे खर्चा आना है, मैं बलूचिस्तान के सलाब जदगान, सिंध के सलाब जदगान को देता हूं पैसा। ये सिर्फ ये कह देता चलो ये सारे मिलकर बलूचिस्तान में जलसा करते हैं, फ्लड वाली जगह पे सारे वहां पहुंचो, लोगों को वहां खाने खिलाते हैं जाके। 1 मिनट के लिए सोचें उसका पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकली या दूसरी चीजें, उसका कितना कितना बड़ा एक्सपोजर होना था। लेकिन कोई सोच सोच ही जब गुलामाना हो, सोच ही तबाही की हो, सोच ही गरीब आदमी को खराब करने की हो, मैं यही तो मेरे जैसे बंदे की ट्रेजेडी है। मैं इसका मेरा क्या मैं कह सकता हूं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, एक गरीब से गरीब तरीन। कभी सोचा है आपने महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के क्या हालात है, जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए है? मैं इस वक्त बता रहा हूं कि 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना लग्जरी है पाकिस्तान में, महंगाई की वजह से। इस वक्त जिन लोगों की लाख लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, बेचारे पेट्रोल डलवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं बचती। लेकिन ये हमारे जो वॉइस राइज हैं, इनको कौन पूछे इनसे? और जिनमें ना नेशनलिज्म है, ना इस्लाम है, ना दुख है, ना कोई दर्द है, और पावर हंग्री इतने हैं जिसकी हद कोई नहीं। मैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे ये बताएं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है ना, पावर में आए और लोटो पाड़। फिर मेरा मैं फिर दोबारा, अब देखें कभी इस तरह भी हो सकता है, क्या अल्फाज इन्होंने आर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं किए। आप जानवर हो, न्यूट्रल हो नहीं सकते, जानवर होता है न्यूट्रल। आप मीर जाफर हो, मीर जाफर, इतनी दफा इस बंदे ने कहा है।
और जब ये मैं सुनता था मुझे दुख होता था कि खुद ये टीपू सुल्तान बन गया बंदा, मीर जाफर यार, खुद आदा ना लो यार उसे। और एक इतनी वाहिद अदारा आज भी इस्लाम में मार खा रहा है, हेलीकॉप्टर पे अपनी शहादतें दे रहे हैं, पूछते ही नहीं किसी से। और उनको कहना कि ये मीर जाफर है, मैं नो, सख्त ज्यादती इस कौम के साथ ज्यादती हो रही। और फिर उसकी वजह ना फिर पूछते हैं जी शहबाज गिल क्यों? शहबाज गिल का तो कसूर ही बेचारे का कोई नहीं। जिस बंदे के साथ सारा दिन बैठ के मीर जाफर मीर सादिक सुनेगा, वो सारी कौम उसने उस साइड पे लगा दी। बच्चा बच्चा अब उनको मीर जाफर मीर सादिक कहता है। किसी ने आज तक पाकिस्तान आर्मी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाना था जो इन्होंने 5th जनरेशन वार के जरिए पहुंचा दिए। सख्त ज्यादती स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, सख्त ज्यादती। इंडिया वाले कहते हैं इतना तो हम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे फौज को जितना इमरान खान ने पहुंचा दिया। दुख होता है। मैं कहता हूं जो कुछ मर्जी कर लें आप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अलग बात है, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के कपड़े फाड़ना मुझे इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इनको ये नहीं अंदाजा कि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो अल्लल्ले तल्लल्ले चला रहे हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल डॉक्टर साहब सही की कि सिर्फ पंजाब में ये जो जलसा कर रहे हैं इमरान खान साहब, सिर्फ स्टेट के रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा क्या सरकार वो जिस तरह पुलिस वालों को कहेंगे बसें घेर के लाओ, खाने पकाओ, जिस तरह शुरू से एक पाकिस्तान में रिवाज है ना, पटवारियों की लगा देनी ड्यूटियां, तहसीलदारों की ड्यूटियां लगाई, इतने बंदे प्रोड्यूस करो। अब मेरी जो इतलात के मुताबिक ये थी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फोर्स किया जा रहा था कि आप आए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी तशवीश देखें, तरक्की किस तरह आपने करनी है। जिन लोगों ने पुलिस वालों को इस वक्त बेचारे पुलिस वाले ब्यूरोक्रेसी, परवेज लाई साहब उनसे इंतकाम ले रहे हैं सख्त तरीके से। तो अब ये देखें कि माइंड सेट क्या होगा जो बंदे इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में, उनके क्या ख्याल। इतना आपने डिवाइड कर दिया सोसाइटी, इतना डिवाइड कर दी है। और इसको आप कभी से अब एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, शहबाज गिल साहब अरेस्ट हुए, मुझे सख्त तकलीफ हुई चीजें सुन सुन के। इन्होंने पहले कहा जी हमजा शहबाज शरीफ को अरेस्ट करते हैं, उसको नहीं कह रहा हूं, अताउल्लाह तारड़ को अरेस्ट करो उसके रिटर्न में। फिर उसके बाद स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जी कि हम पंजाब पुलिस लेके जाके अपने लीडर को की हिफाजत करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट आई कि हम बनी गाला को अपना कैंप ऑफिस बनाएंगे। जब सूबे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, पहले सूबा सरहद वाले ने कहा था कि हम अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर आएंगे, हम एफसी साथ लेकर आएंगे, अगर हमें कॉर्नर किया गया हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। ये पाकिस्तान, दिस इज कॉल्ड फेडरेशन। No, you are in war with Islamabad, with the Federation. You are in war with your own systems. You are in war with your own institutions. को खुदा का खौफ करो यार, को पाकिस्तान सोचते ही नहीं हो पाकिस्तान के बारे में। इन लोगों को कौन समझाए यार कि किस तरीके से पाकिस्तान बना था ये। पता नहीं, को मेरा मकसद है कोई आंखों पे, मैं जिस तरह पहले वो आपको मैं अर्ज करता हूं, जब आंखों पे पट्टी आ जाती है, कान सीसा पिलाई उसमें, वो कान बंद हो जाते हैं। जब जब आपके मुकद्दर में जलालत लिखी जा चुकी हो, ये सारा कुछ होता है वही जो आजकल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि आप ये सोचें एक मिनट के लिए, मुझे अभी तक याद है, मुझे याद है जो इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब के रिटायर कर्नल साहब, उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस लेके आ रहा हूं, हमारा फर्ज बनता है हम अपने लीडर की हिफाजत करें। कोई यार खुदा का, यू आर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कुछ स्टेटमेंट पहले से सोचो 2 दफा यार। दूसरी साइड पे देख लें, मैं उधर भी सारे 9 रत्न ही बैठे, उन्होंने वो ड्राइवर को हाथ भी नहीं लगा, चले छोड़े वो हाथ लगा, उसकी बीवी को ले आए, उसके 10 महीने की बच्ची का ड्रामा बना। मैं दोनों साइडों पे मैं समझ क्या करूं। उधर तो 11 बंदे, खान साहब भी कुछ स्मार्ट आदमी नहीं है, 11 बंदों को 2 महीने हुकूमत करने देते, चलनी नहीं थी। लेकिन कोई किसी को टॉलरेंस नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई पाकिस्तानियत नहीं है। तो फिर उसमें मैं समझता हूँ 75 साल में अगर यहां तक पहुंचे तो अब आप आगे देखें। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आगे अगला हमारे 25 साल किस तरह होंगे, अगले 25 साल में, अगले 25 साल के बाद की पिक्चर लोग किसी ने ड्रा करने की कोशिश की है, वो अच्छी पिक्चर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसमें ये देखें कि अब चाइना के साथ इस वक्त हमारा अगर देखा जाए, तो जिस तरह मैंने पूरा कहा कि इस वक्त बुखार लोगों को, दुनिया को चाइना का बुखार है। अब वो चाइना के बुखार में बड़े बड़े हाथी लड़ेंगे। इस वक्त पहले आप हाथी थे, आप कभी आप अफगानिस्तान वार में आप ऑलमोस्ट हाथी बन चुके थे, लेकिन आपने उसको सही तरीके से यूज नहीं किया। आपने उन सारे रिसोर्सेज से दुबई
लंदन और टोरंटो में प्रॉपर्टियां बनाई हैं। लेकिन अब चाइना के इसमें भी 26 बिलियन डॉलर आपने कमा लिए हैं अभी तक सी पैक में। लेकिन वो सारे के सारे बाहर पड़े हैं। लेकिन अगर ये माजी है तो मुस्तकबिल का क्या मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि चाइना से, सी पैक से, इन चीजों से, प्रोजेक्ट से आप किस तरह मुस्तफीद होंगे जब आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। खान साहब ने आते ही इस खूबसूरती के साथ अमेरिका को सर्व किया है। मैं समझता हूं इनको अमेरिका की तरफ से मेडल देना चाहिए। मेडल वो उनको बनता है जितनी कि उन्होंने सोसाइटी रेडिकलाइज कर दी है। नहीं नहीं, और वो देखे ना, वो अब मेरी जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। उनके मैसेजेस परवेज लाई साहब ने भी दिया, एम्बेसडर साहब को, जो चीफ मिनिस्टर सरहद है उन्होंने कमरे से बैठ के उधर से बात कराई है। और जो $25,000 पर महीने के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वॉशिंगटन डीसी में लॉबी करने के लिए, तो इनको पता है और खासकर मैंने शायद आपको पहले भी अर्ज की थी कि ये जो ड्रामा बाहर कर रहे हैं अंदर से इनकी सेटिंग होती है। ये और स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा सा आपको लेवरेज देती है कि पॉलिटिकल स्लोगन था, पॉलिटिकल नारे थे, जिस दिन पावर में आएंगे हम शाम के आपको कदमों में होंगे, वो ये सारी डीलें होती, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो अब देखिए ना, उन्हें पता चल चुका है कि अब एक तो हमारे इस वक्त वो मिन्नतें तरले शुरू हो चुके हैं अमेरिकन के भी और पाकिस्तान के अंदर भी। हालात इस वक्त जो है वो इस तरह के हैं। लेकिन ये लोग जो हैं इनमें से जितने भी इस वक्त रूलिंग एलीट, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल एट ऑल। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो तो मजाक उड़ाया जा रहा है इमरान खान साहब का कि पब्लिक में अमेरिका को गालियां, वहाँ लॉबिंग फर्म्स, इधर वजीर आला जो लाहौर के कौंसल जनरल को बुला के जो है वो कहता है सख्त बातें की उनके साथ। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग इनको एंजॉय कर रहे हैं कि देखें हमें क्या बताते हैं, करते हैं, और वैसे अमरीकियों के साथ बैठ के कुछ गपियां मार रहे हैं। एनी हो तार साहब, ये एक बड़े दुख की बात है। और शनाख्त के हवाले से हो, इक़्तिसादियात के हवाले से हो, ये जो आज आपने बात की कि 75 साल तो ऐसे थे, मैं अगले 25 साल किस तरह प्रेडिक्ट करूँ? इसी में सारा कुछ है। वो कहते हैं ना कि इफ यू नो पास्ट यू कैन टॉक अबाउट प्रेज़ेंट एंड यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो ये है सारा कुछ। तो लेट्स होप आगे क्या होता है, और उम्मीद करते हैं अच्छा पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो और जो कौम तरक्की करे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।